तो दोस्तों, शुरू हो रही है वो क्लासेस की श्रृंखला जिस श्रृंखला के लिए आप बेचैन थे कि कब मैं आपको ये क्लासेस दूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रोपैथी को अब तक सभी लोगों ने जाना होगा और कभी ना कभी अगर आप एक चिकित्सक हैं, क्योंकि ये मेरी क्लास सिर्फ चिकित्सकों के लिए है, तो अगर आप इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक हैं तो आप इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। 38 कॉम्प्लेक्स प्लांट मेडिसिन होती हैं, 115 प्लांट्स होते हैं और इससे 38 दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। उसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं और उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एस्कोफ्लोसो ग्रुप, एंजाइटको ग्रुप, लिम्फेटिको ग्रुप, फेब्रिफ्यूगो ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स में ये डिवाइड है। S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, C1, C2, C3, C4, A1, A2, A3, L1, L2, P1, P2, P3, इस तरह के नामों से इलेक्ट्रोपैथी को दवाइयों को जाना जाता है। और देखा जाए तो ये सारी दवाइयाँ कोई लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करती हैं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करती हैं, कोई आपकी ब्लड का जो लेवल कम हो गया है उसको मेंटेन करती हैं, कोई लिम्फ को ठीक करती हैं, कोई बोन को ठीक करती हैं, कोई कार्टिलेज को ठीक करती हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ आप लोग के पास उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयाँ अगर मैं कहूँ तो हार्ट के लिए हैं, कुछ दवाइयाँ बीपी के लिए हैं, कुछ दवाइयाँ आर्थराइटिस के लिए हैं, कुछ इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज को ठीक करती हैं, कुछ कोलाइटिस, कुछ पाइल्स और कैंसरेसो ग्रुप स्पेशली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ से हम अपने मरीजों के कैंसर को ठीक करते हैं। नर्वस सिस्टम हो या ब्रेन में कोई क्लॉटिंग आ गई है या आई डिजीज़ हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज रह रहा है, या फिर जो आजकल ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, स्किन डिजीज़ हैं, एक्जिमा है, दांत खाज खुजली है, उनको हम ठीक करते हैं इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयों से। ये जो 115 प्लांट हैं, इनको कॉमन भाषा में जैसे हम होम्योपैथी की दवाइयों को जानते हैं, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, सॉलिडेगो, इस तरह से ही वही दवाइयाँ हैं। 115 प्लांट्स हैं, लेकिन बस हम जो डिफरेंस है हमारा, वो होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं वो मदर टिंचर यूज़ करते हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर उसको भस्म और जो रसायन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, यूनानी के डॉक्टर उसको अलग तरह से यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट, स्पेजरिक एसेंस के माध्यम से आप लोग के पास वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी में, सब में एक बेसिक डिफरेंस है। होम्योपैथी जैसे मदर टिंचर बेस है, तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी जो है वो स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट बेस है, और स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट के बेस की वजह से ये हमारी पैथी होम्योपैथी से अलग हो जाती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। आपने जब एसेट का जिक्र करूं तो S1 A3 का मिक्सचर है, S1 और A1 का मिक्सचर है, S9 S5 F1 का मिक्सचर है, S10 S1 और F1 का मिक्सचर है। डॉक्टर प्रभाकर ने एक मेडिसिन प्रोवाइड करी, एक मेडिसिन बनाई, उनको दिल से मेरा
मैं उनको नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। वो एक मेडिसिन थी S13, S13, जिसमें S6, F1, ठीक है, और C1, ये दवाइयाँ मिलाकर डॉक्टर प्रभाकर ने दी। सॉरी, C1 नहीं, C17, S6, F1 और C17। दिस इज बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। S6, F1, C17, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज पेशेंट। तो दोस्तों, SL, जेंसियानिया लुटियाना, एलोए कैपेसेंसिस का एक मिक्सचर जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, इंटेस्टाइन को रिमूव करता है, इंटेस्टाइन की गट्स की जो प्रॉब्लम आती है, इंटेस्टाइन की जो गंदगी होती है, उनको रिमूव करता है। L2 की बात करें तो S1, L1 और A3 का कॉम्बिनेशन हमारी खून की अशुद्धि, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है, हमारी जो है बहुत सारी दवाइयाँ, अगर मैं कहूँ कि 11 की 11 सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। मस्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इंटीग्रेटरी सिस्टम हो जिसको स्किन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, यूरिनरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो और लिम्फेटिक सिस्टम। ये 11 के 11 सिस्टम को 115 प्लांट स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट से बनी हुई जो हमारी 38 मेडिसिन है वो रिप्रेजेंट करती हैं। दिस इज द बिग, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 11 सिस्टम को हमारी 115 प्लांट स्पेसिफिक जो 38 मेडिसिन है वो रिप्रेजेंट करती है। और हम जब यही 11 जो सिस्टम है, जब उनमें कोई गड़बड़ी होती है तो हम प्रॉब्लम में आते हैं। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी हमारे पास जो अवेलेबल मेडिसिन है इलेक्ट्रोपैथी में, वेनेरियो 1, S3, RE बहुत ही बेहतरीन काम करती है। वेन 1, S2, C17 बहुत ही बेहतरीन काम करती है। वेन 1, A2, C5 बहुत ही बेहतरीन काम करती है। वेन 1, War1, A2 बहुत ही बेहतरीन काम करती है। ये जो कुछ कॉम्बिनेशन है, वेन 1, A3, C3, C5 भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने की एक सुपर मेडिसिन है। जब कभी क्रॉनिक हेरिडिटी डिजीजेस हो तो वहां पर भी ये मेडिसिन सुपर काम करती है। टेस्टिस में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्पर्म नहीं बन रहा है, टेस्टिस के सेल में प्रॉब्लम हो गई है, वॉस डिफरेंस में प्रॉब्लम आ गई है, सेमाइनल वेसिकल्स में प्रॉब्लम हो गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो गई है, हर जगह ये जो वेनेरियो ग्रुप है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करता है, ये अपने में सुपर मेडिसिन। आपके पास केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक की पहचान क्या होती है? स्पेसिफिक की पहचान ये होती है कि स्पेसिफिक मेडिसिन जब हम जीभ पर लेते हैं, मान लीजिए D3 या D4 में आपके पास मिलती है, उसको लेते हैं तो जस्ट लाइक वाटर, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम भले 10% से 12% अल्कोहल का यूज़ करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन अपने में एक नायाब टेस्ट लेस मेडिसिन होती है। तो दोस्तों, जो आप लोग को जानने वाली बातें हैं वो बातें ये हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने में एक संपूर्ण पैथी है।
अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, जिसको हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ब्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं, हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट करती हैं, पीनियल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा पार्ट नेक होता है, थायराइड पैराथायराइड को रिप्रेजेंट करता है, चेस्ट थाइमस ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, एब्डोमेन पेंक्रियाज, किडनी एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस गोनेट। ये जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसकी भी आपको जो बेहतरीन मेडिसिन है, F1 है, L1 है, RE है। यहाँ पर भी अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे भी। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर आप बहुत करीब से, बहुत अच्छी तरीके से आप स्टडी करें, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग के समानांतर लेके चलें, और अगर आप सही ढंग से उसके बारे में नॉलेज लेते रहें, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे ही सही एक दिन आप की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपको बहुत कुछ देगी। आपको नाम, आपका रुतबा, आपकी पहचान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही बनेगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान किससे है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो पहचान है, वो पहचान है डॉक्टर कार्ल सीजर मैटी से। जनवरी 1809 में बोलोग्ना में जन्मे डॉक्टर कार्ल सीजर मैटी जमींदारी और पॉलिटिकल पर्सन होते हुए भी, जब इंसान को सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है वो होती है स्वास्थ्य की। अपनी ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वास्थ्य के संबंध में अगर मैं कहूँ कि 18वीं शताब्दी में लोगों की जागरूकता कुछ ज़्यादा थी। वो चाहते थे कि समाज को कुछ देना। आजकल का समाज नहीं था तब, ना इतनी भागदौड़ थी, ना इतनी तकलीफ़ें थी, और ना ही इतना लोग सिर्फ अपने लिए सोचते थे। 18वीं शताब्दी में लोग दूसरों के लिए सोचते थे। हम समाज को देकर क्या जाएंगे, उसके बारे में सोचते थे। तो 18वीं शताब्दी में पैदा हुए डॉक्टर कार्ल सीजर मैटी साहब, इनकी ज़िंदगी में इनका एक प्यारा सा कुत्ता वनस्पति शास्त्र को जानने का स्रोत बना। जब उनके कुत्ते को बीमारी हुई और उन्होंने उस कुत्ते को देखा, तो वनस्पति शास्त्र उनकी कुत्ते की बीमारी को, अगर पेड़ पौधे पत्तियां ठीक कर ले जाती हैं, क्योंकि वो तो किसी डॉक्टर को दिखाते नहीं है, और उस समय तो वेटरनरी डॉक्टर होते भी नहीं थे, तो वो एक कुत्ता, उस कुत्ते ने उन्हें एक दर्शन दिया कि आप दर्शन शास्त्र पढ़िए। तो उन्होंने पैरासेल्सस का दर्शन शास्त्र पढ़ा, वनस्पति शास्त्र को अध्ययन किया, और इन दोनों के साथ साथ उन्होंने होम्योपैथी का भी जो शास्त्र डॉक्टर हेनमैन लिख कर गए थे, उसकी भी उन्होंने स्टडी करी। जर्मनी के जो डॉक्टर पेल्सस थे, उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने पैरासेल्सस की जो पूरी किताब पढ़ी, उन्होंने उनको एक नया जीवन दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ही एक पैथी का सृजन किया, जिसका नाम मैटी के जो अनुयायी है ना, वो मेडिसिन, जो डॉक्टर मैटी की मेडिसिन को जानते हैं क्या लिखते थे? मैजिक मेडिक।
मैजिक मेडिक के नाम से उसकी लेबलिंग की जाती थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैजिक मेडिक, MAGIC, और ये लेवलिंग के माध्यम से क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो कॉम्प्लेक्स की विचारधारा को डॉक्टर मैटी लेके आए थे, वो विचारधारा इतनी प्रभावशाली थी कि मैजिकल वर्ल्ड से उसको रिजल्ट इतने अच्छे थे। जहाँ होम्योपैथी से रिजल्ट उनको, होम्योपैथी एक बहुत कॉम्प्लेक्स विधा है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स आधी बातें समझ से परे हैं और आधी बातें। देखिए एक जो जनरल लेवल की जो व्यक्ति होता है, मतलब कि जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भाषा को नहीं समझ सकता। तो जो मैटी साहब थे, उन्होंने इस भाषा को बहुत ही सरलता से समझाया लोगों को, और उनकी जो कॉम्प्लेक्स दवासाजी थी, उस दवासाजी की वजह से लोगों को मैजिक फील होता था, रिजल्ट बड़े मैजिक मिलते थे, रिजल्ट बड़े बहुत फास्ट आते थे। तो उससे क्या होता था कि जो बीमारी साल से चली आ रही है, 2-2, 4-4, 5-5 से चली आ रही है, उसमें 15 दिन में आराम मिलने लग जाता था। 2-4-6 महीने में पेशेंट ठीक हो जाते थे, या साल भर में लोग ठीक हो जाते थे। देखिए जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति 12 साल, 15 साल, 20 साल से परेशान है, इलाज नहीं पा रहा है, और उस व्यक्ति को अगर 15 दिन में आराम भी अनुभूति होने लग जाए तो उसको मैजिक मानता है। 6 महीने, साल भर में वो ठीक हो जाए तो वो कहने लगे 15 साल की बीमारी चली आ रही है, देखो भैया इतना ठीक हो गए हम। तो ये जो मैजिक मेडिसिन, मैजिक मेडिक बनाई डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने, ये बहुत ही रिजल्टफुल थी। तो ये बातें जो है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जब नामकरण की बात आई, क्योंकि धीरे धीरे मैजिक मेडिक फेमस होने लगी, मेरेकल हीलिंग्स मिलने लगी लोगों को, तो 1865 ईस्वी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नाम दिया गया डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने। और इस चीज़ को जो सराहा, इस पैथी को जिसने सराहा, उसमें से सेंट टेरेसा अस्पताल जो इटली की वेटिकन सिटी में था, जो वहाँ का, उसमें पोप जो थे, उन्होंने डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी को, उसमें कोई ऐसी नहीं थी कि कोई डिग्री की आवश्यकता है। कहते नहीं है वो जो वैद्य होते थे, उनको क्या कभी डिग्री दी जाती थी? उनके कार्यों की सराहना जब होने लग जाती थी, तो उनको जो वहाँ के छोटे मोटे अस्पताल होते थे, या कह लीजिए जो वहाँ के अस्पताल उस समय हुआ करते थे, वो उनको इनवाइट कर लेते थे कि आप आइए हमारे यहाँ इलाज कीजिए, इस तरह के मरीज हमारे पास पड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर नंदलाल सिन्हा जी, कुष्ठ रोगियों पे उनका जो रिजल्ट था, क्या आज तक वो रिजल्ट किसी को मिल पाया? कुष्ठ रोगी को उन्होंने ठीक भी किया, ठीक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम जो मैजिक मेडिसिन है उसी से ठीक किया। और लेकिन यही बात है कि ये इतना, जैसे कहते नहीं, राजनीतिकरण, अगर राजनीति चाहे तो किसी भी पैथी को मान सम्मान दे सकती है, और देखा जाए तो अगर उसके अंदर पावर है, रिजल्ट्स है, तो सम्मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा तो ये सब चीजें आपको मतलब समय के साथ साथ समझ में आएगा। 1859 में सेंट टेरेसा अस्पताल में डॉक्टर काउंसिलर मैटी को वो सम्मान मिला, जिसने उसने चिकित्सक के रूप में स्थापित किया। जर्मन के उसके बाद थियोडर क्रॉस भी इनके अनुयायी हुए, और फिर उसके बाद जो है जेएसओ कंपनी ने भी इनका सम्मान करते हुए
इनको अपने साथ इनकी दवाइयों को परमिशन दी और इसको एक नाम जो है बाद में मिला, वो नाम मिला इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स हील वाइज। ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स हील वाइज जो है वहाँ की कंसोर्टियम में दिया, मतलब वहाँ की कंपनी के समूह ने दिया ये नाम। और इस तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिन प्रतिदिन अपनी छाप छोड़ती चली गई। गलती किससे हुई? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो ये होम्योपैथी शब्द जुड़ा हुआ है, इस शब्द को जर्मन फार्माकोपिया में स्थान मिला। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक अलग उसमें पूरा वर्णन है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों कभी एक ही जर्मन फार्माकोपिया में थी, लेकिन फिर हिंदुस्तान में जैसे बंटवारा होता है वैसे ही हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ और होम्योपैथी को अलग कर दिया गया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अलग कर दिया गया। मैं इस बंटवारे को सही नहीं मानता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। इस बंटवारे को मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब दो भाइयों को अलग अलग बंटवारा किया जाए तो कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अहित ही होता है। वो अहित किसका हुआ? वो अहित हुआ समाज का। बंटवारे ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी को तो अलग कर दिया, लेकिन जो नुकसान हुआ वो हुआ समाज का। समाज आज भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी को अलग अलग ही जानने लगी है, अलग अलग ही उसका मान सम्मान हो रहा है। और अभी हमारे राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी की एक अलग पूरी की पूरी अपनी पैथी को अलग से स्थापित कर दिया है, ये अच्छी बात है। और दोस्तों, आगे जो बातें हैं वो तो बहुत हैं। हम धीरे धीरे आपके साथ जुड़ेंगे और धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। इलेक्ट्रोपैथी में आपको हम पहले उस जगह ले जाएंगे जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोपैथी की जो दवाइयाँ हैं, एस्पेजिक क्या है, एस्पेजिक कैसे निकाला जाता है, एस्पेजिक को कैसे हम निकालते हैं, वहाँ पे हम आपको ले जाएंगे। उसके बाद आपको हम इलेक्ट्रोपैथी की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को सब भी समझाएंगे। फिर हम मैटी की जो दवा देने का प्रोसेस था उसको समझाएंगे, जिसको मैटी ग्लास थेरेपी कहते हैं। फिर डॉक्टर क्रॉस जब आए तो उन्होंने डेसिमल स्केल थेरेपी दी। डॉक्टर NL सिन्हा आए, हाफ सेंटीसेमल थेरेपी दी। और आज की डेट में सेंटीसेमल थेरेपी से भी, सेंटीसेमल जो स्केल से भी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी दिन प्रतिदिन अपनी खोज से, अपने रिसर्च से, अपने डेवलपमेंट से एक नए नए आयाम जोड़ता चला जा रहा है और भविष्य जो है इलेक्ट्रोपैथी का बहुत ही उज्ज्वल है। तो जो लोग इसमें सतत अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं, सतत अपने चलते चले जा रहे हैं, वो तो आज एक संपन्न हैं, अच्छे हैं, उनको आज समाज में स्थान मिला हुआ है। तो दोस्तों, आप भी चाहे तो धीरे धीरे अपने आप को स्थापित कीजिए, धीरे धीरे अपने गुरुओं की शरण में रहिए, अच्छी तरीके से सीखिए। आज की कहानी यहीं तक। जल्दी ही हम आपको जो इलेक्ट्रोपैथी की रेमेडीज़ हैं, वो स्किन रेमेडीज़ कौन सी हैं, लिम्फेटिक रेमेडीज़ कौन सी है, ब्लड वेन आर्टरी रेमेडीज़ क्या है, नर्वस क्या है, जर्मिसाइड वार्म रेमेडीज़ क्या है, हर चीज़ों को आपके साथ अवगत कराएंगे। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे। आपका दोस्त डॉक्टर RK महशूर। थैंक यू सो मच।